13 अप्रैल 2023 प्रयागराज की सीजीएम कोर्ट में माफिया अतीक अहमद और अशरफ को पेशी पर लाया जाना था। यहाँ बता दूं, सीजेएम कोर्ट यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट। खैर, उस दिन कोर्ट के अंदर जितनी भीड़ थी उससे 2 गुना लोग कोर्ट के बाहर जमा हुए थे। उस दोपहर अतीक को 2 बुरी खबर मिली। पहली, झांसी में एसटीएफ ने उसके बेटे असद को एनकाउंटर में ठोक दिया। दूसरी की उसे और अशरफ को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा जाएगा। बात साफ थी, अब 13 अप्रैल की शाम 5 बजे से 17 अप्रैल की शाम 5 बजे तक अतीक को प्रयागराज में ही रहना था। इधर कोर्ट के फैसले के बाद प्रिजन वैन नैनी जेल न जाकर सीधे धुमनगंज थाने पहुंची। वह थाना जहां आने के बाद खुद अतीक भी नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी के महज 2 दिन बाकी है। उसे जहन में एक डर जरूर था कि कुछ तो अनहोनी होने वाली है, लेकिन क्या यह सवाल अतीक के लिए पहेली बनकर रह गया। खैर, ना वो जानता था, ना ही प्रयागराज की शहर में तख्ता पलट की भयानक कहानी लिखी जाने वाली है। एक ऐसा इतिहास जो गुनाहों की कलम से लिखा जाने वाला था, जिसे प्रयागराज सदियों तक भूल नहीं पाएगा। प्रयागराज का धुमनगंज थाना, जहां अतीक अहमद ने अपने जीवन के आखिरी 2 रातें बिताई। वह रातें आप और मेरे लिए नॉर्मल थी, लेकिन अतीक और अशरफ के लिए कैसी गुजरी, चलिए सब कुछ आपको विस्तार से बताएगा माई गुज्जू भाई। तेरह अप्रैल 2023 प्रयागराज। भारी सुरक्षा घेरे में अतीक और अशरफ को शाम 5 बजे धुमनगंज थाने लाया गया। माफिया थाने पहुंचता उससे पहले ही एटीएस और पुलिस की टीम वहां मौजूद थी। पहले तय हुआ कि पूछताछ थाने के विवेचना कक्ष में होगी, लेकिन जगह कम होने की वजह से थाना अध्यक्ष राजेश कुमार मौर्य के दफ्तर को ही इंट्रोगेशन एरिया बनाया गया। इस दरमियान थाने के बाहर 100 से ज्यादा पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात कर दिए गए थे। किसी को भी अंदर आने की इजाजत नहीं थी। सख्ती इतनी की फरियादियों को भी थाने में एंट्री ना दी गई। अतीक और अशरफ से यहीं पर एक के बाद एक 50 से ज्यादा सवाल पूछे गए। इस दौरान अतीक ने कबूला था कि वह पाकिस्तान से हथियार की सप्लाई ले रहा था। साबरमती जेल से उसने आईएसआई एजेंट को फोन किया था। यही नहीं, अतीक ने उमेश बल हत्याकांड की साजिश का जुर्म भी कबूल लिया। अशरफ ने पुलिस को बताया कि किसी बड़े स्मगलर से चैनल के जरिए हथियार पंजाब के एक फार्म हाउस तक पहुंचाए जाते थे। एटीएस और पुलिस की जांच टीम ने दोनों से कड़े सवाल भी पूछे। एटीएस ने जो सवाल पूछे वो कुछ इस प्रकार थे: आईएसआई और लश्कर से संपर्क कैसे हुआ? पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब सीमा में कौन सी जगह हथियार गिराए जाते थे? क्या कोल्ट और बुलडॉग रिवॉल्वर पाकिस्तान से मंगवाए जाते थे? पंजाब में वहाँ कौन है जिससे हथियार अपने पास मंगवाते थे? क्या जम्मू कश्मीर के दहशतगर्दों से भी तुम्हारा संपर्क रहा है? वहीं जांच अधिकारियों ने जो अहम 5 सवाल पूछे वो इस प्रकार थे: उमेश बल हत्याकांड की साजिश कैसे और कहां रची? क्या साबरमती जेल से हत्याकांड की साजिश रची गई थी? शूटर्स को पैसे कहां से और किसने दिए? असद इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है तो क्या तुमसे कोई सलाह मशवरा किया था? साजिश साजिश में शामिल नहीं थी तो पुलिस से क्यों भागती फिर रही है? अरे मामा, 13 अप्रैल के पूरे दिन अतीक अशरफ से लगातार पूछताछ होती रही। एटीएस ने अलग से हथियार और पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर 4 घंटे पूछताछ की। इस दौरान कई सवाल का दोनों ने हूँ हाँ में जवाब दिया। ज्यादातर सवालों पर दोनों माफिया साइलेंट रहे। देर रात तक राज उगलवाए गए। थाने के जिस लॉकअप में दोनों रात बिताई वहाँ ना पंखा था ना सोने के लिए चादर, इसलिए दोनों भाइयों ने जमीन पर लेटकर रात बिताई। अरे बिड़ू, थाने में माफिया ब्रदर्स का दूसरा दिन कैसे बीता उससे पहले यह जान लेते हैं कि आखिर पूछताछ के लिए धुमनगंज थाने को ही क्यों चुना गया। अरे चच्ची जान, दरअसल धुमनगंज से 5 किलोमीटर के दायरे वाला क्षेत्र माफिया अतीक के प्रभाव वाला एरिया माना जाता रहा है। यहीं से उसने अपने राजनीतिक और आपराधिक जीवन की शुरुआत की थी। थाने में पूछताछ के दौरान अतीक के खुलासे के बाद ही पुलिस ने 4 किलोमीटर दूर कसारी मसारी जंगलों में जाकर हथियार बरामद किए थे। ऐसे में धुमनगंज थाने को पूछताछ का पॉइंट बनाना माफिया के खिलाफ सुराग खोदने में फायदेमंद साबित हुआ।
इधर 14 अप्रैल की सुबह हुई। हर दिन की तरह पूरब से सूरज निकला। प्रयागराज में लोगों की चहल पहल भी बढ़ती जा रही थी। लोग अपने कामकाज में व्यस्त होने लगे थे। इधर 14 अप्रैल की सुबह धुमनगंज थाने की सुरक्षा डबल कर दी गई। सुलेमसराय, धुमनगंज, चकिया और कसारी मसारी इलाके में पीएसी, आरएएफ और लोकल पुलिस के 200 से ज्यादा जवान तैनात कर दिए गए। इसकी वजह थी झांसी से एनकाउंटर में मारे गए असद और गुलाम की डेड बॉडी लाई जानी थी। ऐसे में किसी भी तरह का उपद्रव हो उससे पहले रोक लिया जाए। उधर अतीक और उसके भाई अशरफ से पूछताछ के 21 घंटे बीत चुके थे। इसी बीच माफिया ने अपनी क्राइम बुक के कई पन्ने खोले। अतीक ने पुलिस को दिए बयान में कहा कि उसके पास कभी हथियार की कमी नहीं रही। आईएसआई के एजेंट ड्रोन से हथियार पाकिस्तान से भारत सीमा में गिरा देते। अशरफ उन हथियारों की डिलीवरी करा लेता था और बदले में पैसा देता था। अतीक ने बताया कि वह पंजाब में उस जगह को दिखा सकता है जहां से वह हथियार जमा करता था। इधर दोपहर तक चली पूछताछ के दौरान अतीक बार बार अपने मरे हुए बेटे की तस्वीर दिखाने के लिए कहता रहा, लेकिन पुलिस एक बार भी मानी नहीं। पूछताछ के दौरान अतीक ने कई राज खोले। पूछताछ के आधार पर रात 9 बजे पुलिस अतीक अशरफ को लेकर कौशाम्बी रवाना हुई। पूरा मुफ्ती थाने के पास पुलिस का काफिला मांगांव के पहुंचा। यहाँ सर्च अभियान चलाने के बाद कुछ नहीं मिला। अधिकारी अतीक और अशरफ से पूछताछ कर ही रहे थे कि अतीक ने सीने में दर्द होने और घबराहट की बात कही। इसके बाद पुलिस एक ही हथकड़ी में अतीक और अशरफ को लेकर कोलविन हॉस्पिटल पहुंची, जहां पर डॉक्टरों ने उसका 15 मिनट तक चेकअप किया। हॉस्पिटल से दोनों बाहर आए। इस दौरान अतीक मीडिया के सवालों पर खामोश रहा, लेकिन अशरफ ने भतीजे असद के एनकाउंटर पर पहला बयान दिया। अशरफ बोला, अल्लाह की चीज थी, अल्लाह ने ले ली। अब 14 अप्रैल का दिन खत्म हुआ और 15 अप्रैल यानी पूछताछ का तीसरा दिन शुरू हुआ। एक तरफ धुमनगंज थाने में पूछताछ का दौर जारी था, दूसरी तरफ अतीक के बेटे का जनाजा उठाया गया। जिस जगह असद को दफनाया गया, अतीक उस कब्रिस्तान से बहुत दूर नहीं था। महज 4 किलोमीटर दूर धुमनगंज थाने में पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी। बेटे को आखिरी बार देखने के लिए वहाँ पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता रहा। कई बार मन्नतें की, लेकिन आज उसकी सुनने वाला कोई न था, क्योंकि उसने उम्र के आखिरी पड़ाव पर आते आते इतने गुनाह कर दिए थे कि अब उसके मरने की दुआ पुलिस वाले भी करने लगे थे। दोपहर 12 बजे जब अतीक अशरफ से हो रही पूछताछ में ब्रेक लिया गया, तब अतीक को बताया गया कि उसका बेटा सुपुर्द खाक हो चुका है। वह खूब रोया और थाने में जमी पर पीछे बोरे पर लेट गया। वहीं पुलिस के साथ साथ एटीएस हथियार तस्करी को लेकर दोनों से पूछताछ कर रही थी। शाम 6 बजे तक सवाल जवाब होते रहे। इसके बाद माफिया अहमद ने धुमनगंज थाने में मेज की दाल रोटी खाकर रोजा खोला। वहीं अशरफ ने चाय पीकर अपना रोजा खोला। बेटे की मौत से दुखी अतीक अहमद ने खाना खाने से मना कर दिया था। भाई अशरफ ने अतीक के खराब सेहत और दवाएं खाने का हवाला दिया। इसके बाद अतीक ने दाल रोटी खाकर दवाएं खाई। इसके बाद रात के करीब 8 बजे के करीब पुलिस अतीक और अशरफ को लेकर कसारी मसारी के जंगलों में पहुंच गई। यहाँ अतीक की निशानदेही पर एक खंडर से 2 विदेशी पिस्टल और लगभग 58 कारतूस बरामद किए गए। इनमें से कुछ कारतूस पाकिस्तान के बताए गए थे। इसके बाद रात 10:35 पर दोनों को रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए कोलविन अस्पताल ले जाया गया। दोनों एक बार फिर लॉकअप से बाहर आ गए थे। इसी मौके को देख मीडिया ने अतीक को घेर लिया। असद के जनाजे को लेकर उनसे सवाल पूछे जा रहे थे। अतीक से पूछा गया, बेटे के जनाजे पर क्यों नहीं आए? माफिया ने जवाब दिया, नहीं ले गए तो नहीं गए। इसके बाद 3 लड़के मीडिया कर्मी बनकर पुलिस का सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए आए और अतीक के सिर में एक के बाद एक 2 गोली उतार दी। अतीक जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद अशरफ पर फायरिंग झोंक दी। दोनों वहीं पर ढेर हो गए। जब यह घटना हुई उस वक्त रात के 10:35 का वक्त था। जब अतीक अशरफ की हत्या हुई तब उनकी पुलिस रिमांड के 42 घंटे बाकी थे। मौत के अगले दिन यानी 16 अप्रैल 2023 के अतीक और अशरफ को कसारी मसारी के कब्रिस्तान में दफन किया गया। यह जगह धुमनगंज थाने से महज 4 किलोमीटर दूर है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद जांच तेज कर दी गई। राज्य सरकार की ओर से न्यायिक आयोग का गठन किया गया। वहीं यूपी डीजीपी की ओर से एक एसआईटी गठित की गई। एक अन्य एसआईटी का गठन
प्रयागराज कमिश्नर की तरफ से किया गया है। जांच टीम लगातार विभिन्न पहलुओं को देख रही है। पुलिस ने तीनों हत्यारों को लेकर अब तक कई अहम खुलासे किए हैं। हत्याकांड में शामिल अरुण मौर्य, लवलेश तिवारी और मोहित उर्फ सन्नी अलग अलग जिलों से है, तो वह कैसे मिले और कैसे उन्होंने अतीक की हत्या की प्लानिंग रची। इस हत्याकांड के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, कैसे वह प्रयागराज पहुंचे। रे मामा सुनो, पुलिस सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है कि अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या करने वाले शूटर बस के जरिए लखनऊ से प्रयागराज पहुंचे थे। अब तक ट्रेन से यहां आने की बात कही जा रही थी। एसआईटी की जांच के मुताबिक तीनों शूटर सिविल लाइन बस स्टैंड पर उतरने के बाद ई रिक्शा पर सवार हुए, रेलवे जंक्शन सिटी साइड की तरफ जाकर बातचीत की। इसके बाद तीनों ने किराए पर होटल में कमरा लिया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि शूटर लवलेश, सनी और अरुण ने बताया कि तीनों की मुलाकात चित्रकूट में हुई थी। इसके बाद वे लोग दिल्ली गए, वहां से हथियार लिया। दिल्ली से तीनों हत्यारे लखनऊ पहुंचे। लखनऊ से वह बस के माध्यम से प्रयागराज आए। इधर पुलिस पूछताछ कर रही है। हालांकि हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता कौन है, अभी तक इसका कोई पता नहीं चला। यह हत्याकांड क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने करवाया, इन सब सवालों पर 5 थियरी सामने आई है। पहली थियरी जो पुलिस द्वारा बताई गई कि शूटरों ने अपना दबदबा बनाने और फेमस होने अतीक और अशरफ को मौत का घाट उतार दिया। दूसरी थियरी जो मीडिया और लोगों के बीच फैल रही है कि किसी विरोधी गैंग ने माफिया ब्रदर्स का सुपड़ा साफ करवा दिया। तीसरी थियरी इस प्रकार है कि किसी सफेद पोश ने इन्हें मरवाया। और पांचवी थियरी की किसी ऐसे दुश्मन ने मरवाया जो ना ही सफेद पोश है, ना ही गुंडा और ना ही पुलिस में बावजूद पावरफुल है, और शूटरों को पहले ट्रेन किया, गन चलाने की सटीक ट्रेनिंग दी। पकड़े जाने पर पुलिस को क्या बताना है, पुलिस के जवाबों को कैसे हैंडल करना है, इस तरह परफेक्ट ट्रेनिंग देने के बाद तीनों शूटरों को सुपारी देकर अतीक और उसके भाई का गेम ओवर करवा दिया। तो मामा, जो पांचवी थियरी है ना, वह सबसे सटीक फिट बैठती है। खैर, आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। और आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।